जब तक जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई खास रोल नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश के लिए इतना बलिदान किए, जो करेंगे सही करेंगे, पावर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस आया 1973 में, जो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है जी डॉक्टर, वो है केशवानंद भारती केस, जिसमें सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसमें 13 जजेस 67 दिन तक लगातार बैठे, उस समय 13 जजेस थे पूरी बेंच। पावर टू अमेंड इज द पावर टू इंप्रूव, नॉट टू डिस्ट्रॉय। कि सुधारने का मतलब है बेहतर बनाए, ये ना उसको खत्म कर दें। जस्टिस HR खन्ना, जो इस समय हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनके अंकल भी थे, बहुत ही करेजियस रिमार्केबल जज रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में अकेले बहादुर जज थे, जिन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट लागू होंगे, क्योंकि 77 में जैसा आपको पता है इमरजेंसी लागू हो गई थी। लोगों के सामने सवाल था कि फ्रीडम और ब्रेड, रोटी या आज़ादी, और लोगों ने कहा रोटी वोटी तो पहले ही भूखे मर रहे हैं, चिंता नहीं है, लेकिन आज़ादी रहनी चाहिए। तो उन्होंने इंदिरा जी को हरा के जनता पार्टी पावर में 77 में आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 13वीं शताब्दी के खंडहरों को देखते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को देखते हुए, यहाँ पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये है 1526 में बाबर आए, तो 1526 से पहले मंदिर था वहाँ, इसका मतलब मंदिर था। उन्होंने जो बढ़िया बात की वो ये कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और बनना भी चाहिए। इंडिया में ही राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या दुबई में बनाओगे? तो यहाँ तो बनना चाहिए। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी चुपचाप बैठी रहे, है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सबका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं हम अपनी परवाह ना करें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर बनेगा, लेकिन साथ ही एक बढ़िया बात की कि मुसलमान भाइयों के लिए हम अलग से कुछ एकड़ जमीन दे देते हैं, और वो दी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। दोस्तों, आज एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं नई दिल्ली में डॉक्टर सूरत सिंह एडवोकेट के ऑफिस में। डॉक्टर सूरत सिंह जाने माने एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं, और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। अभी जल्दी ही वो पुस्तक बाजार में भी आने वाली है। उस पुस्तक को लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे। पुस्तक का नाम है जजिंग जजमेंट्स ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ लास्ट 75 ईयर्स, और एक रोचक इनके साथ टैग लाइन है, हाउ वाइज हाउ अदरवाइज। तो इसी पुस्तक को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय। पुस्तक के लेखक डॉक्टर सूरत सिंह मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी शहर के रहने वाले हैं। इनके पिता हनुमान गुर्जर अधिक शिक्षित नहीं थे, लेकिन बालक सूरत की पढ़ाई की ललक ने सब राहें आसान कर दी। अपनी लगन और मेहनत से रेवाड़ी के लाल डॉक्टर सूरत सिंह ने हार्वर्ड व ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कानून की सर्वोच्च डिग्री हासिल की। इनके विचार प्रेरक हैं। हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख फैसलों की ससम्मान समीक्षा भी है। इस पुस्तक का लिखना ही अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि डॉक्टर सूरत सिंह दिल्ली में रच बस कर भी अपनी माटी रेवाड़ी का नाम देश में रोशन कर रहे हैं। आज 10 जनवरी है, जल्दी ही इनकी पुस्तक आने वाली है। सीधे इन्हीं से जानते हैं पूरी स्थिति। डॉक्टर सूरत सिंह, थोड़ा सा पुस्तक के बारे में ब्रीफ से आप थोड़ा सा बताएं, क्या है इस पुस्तक में और किस तरह के फैसले आपने 75 सालों के इसमें आपने दर्ज किए हैं, और कब तक ये बाजार में आएगी, और कौन आपकी पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई, जब गणतंत्र के अगले दिन ही, और 1950 से लेके अब तक जनवरी 26 को 75 साल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 34,260 के लगभग जजमेंट दिए हैं। अब इतने जजमेंटों को एक साथ किसी के लिए भी पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल में क्या किया, आम आदमी के लिहाज से भी, एक्सपर्ट्स के लिहाज से भी, सिटिंग जजेस के लिहाज से भी। शॉर्ट लिस्ट कर दिया। हाँ, शॉर्ट भी लिस्ट कर दिया और एनालाइज भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 1950 में AK गोपालन का बड़ा फेमस केस था, जिसमें सवाल ये था कि किसी आदमी को क्या हम प्रिवेंटिवली डिटेन करते हैं, अपराध नहीं किया है, उस पर आशंका है कि अपराध कर सकता है, तो डिटेन कर सकते हैं क्या? तो स्कोप ऑफ लिबर्टी था, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कर सकते हैं। तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट को जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था सिटीजन्स को, उतना नहीं दे पाए, और उस तरह का कानून 1950 से 1966 तक चलता रहा।
अच्छा, बाद में इसे चैलेंज किया गया? बाद में वो रिवर्स भी कर दिया गया। हाँ, बाद में मेनका गांधी के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, उसमें सवाल ये था कि क्या कोई भी कानून, कोई भी प्रोसीजर काफ़ी है किसी आदमी को डिटेन करने के लिए। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, पार्लियामेंट ने बना दिया तो चलेगा, इसका मतलब सही है गलत है ये हम नहीं देखेंगे। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब संसद की सर्वोच्चता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। 1900 तो संसद ने तो साहबानो मामले में, कई मामलों में जो केस पलटे हैं, हाँ वो पलटे, वो बाद में आए, लेकिन मैं 1950 से लेके 1966 कह रहा हूँ। इसका मतलब मोटे तौर पर ये समझिए कि जब तक जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई खास रोल नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश के लिए इतना बलिदान किए, जो करेंगे सही करेंगे, पावर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन 1967 में गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट भी नहीं अब्रिज कर सकती, कम कर सकती, नहीं उसको खंडन कर सकती। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आया 1973 में, जो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है जी डॉक्टर साहब, वो है केशवानंद भारती केस, जिसमें सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसमें 13 जजेस 67 दिन तक लगातार बैठे, उस समय 13 जजेस थे, पूरी बेंच, और नानी पाल फुल बेंच बैठी, कंप्लीट बेंच, यानी जितने थे उतने। तो उसमें नानी पालकेवाला ने बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट किया और मेजोरिटी ने वो स्वीकार किया कि पावर टू अमेंड इज द पावर टू इंप्रूव, नॉट टू डिस्ट्रॉय। कि सुधारने का मतलब है बेहतर बनाए, ये ना उसको खत्म कर दें। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी को आप डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकते, रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट को आप हेरिडिटरी हेड नहीं बना सकते। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो है चीजें रखी और वो जरूरी था। मतलब मूलभूत सिद्धांत जिन्हें कहें, हाँ, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर। मेरा एक सवाल है, इसी को आपकी बात बीच में काट रहा हूं, जो फैसला आया था उसमें विमत में कुछ जजों की टिप्पणी थी। हाँ, ऐसा है, मजे की बात यह है कि 13 जजेस में से 6 जजेस एक तरफ थे कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, जिसको हम कहेंगे ब्रिटिश माइंडेड, और 6 जजेस थे कि नहीं, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, उनको कहेंगे अमेरिकन माइंडेड। तो डिसीजन कैसे हुआ? 13 में से 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। 7वां जज जस्टिस HR खन्ना, जो इस समय हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनके अंकल भी थे, और बहुत ही करेजियस रिमार्केबल जज रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में, अकेले बहादुर जज थे जिन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट लागू होंगे, बाकी सब ने कहा था सस्पेंड हो सकते हैं। तो जस्टिस HR खन्ना ने कहा कि मैं ये अमेरिकन माइंडेड जजेस से सहमत हूं कि कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल मूलभूत जिनको नहीं बदला जा सकता। तो 7-6 से वो फैसला हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप यही देखिए इसमें वैद जी, वो सर आज तक लागू है, वो आज तक लागू है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी के आधार पर जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदिरा जी ने, जब जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उनका इलेक्शन 1975 में इलीगल कर दिया और जिसके बाद इमरजेंसी लगी, तो जब सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को ही लगा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट इस तरह का कानून नहीं पास कर सकती, तो सही रहा। एक मेरी जिज्ञासा है डॉक्टर साहब, क्या बाद में जो लोअर कोर्ट का फैसला था इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में, क्या उसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वो फैसला बदल दिया गया था? देखिए, ये चैलेंज किया गया था और उस चैलेंज में 2 बातें थी। एक बात तो ये थी कि क्या वाकई उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रैक्टिसेस करप्ट नहीं थी। लेकिन क्या इंदिरा गांधी जी अपना इलेक्शन बचाने के लिए संविधान में परिवर्तन कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया सकता? वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, तो इसलिए सबके लिए न्यायिक प्रक्रिया सेम रहेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर परिवर्तन आया 1978 में, क्योंकि 77 में जैसा आपको पता है इमरजेंसी लागू हो गई थी। लोगों के सामने सवाल था कि फ्रीडम और ब्रेड, रोटी या आज़ादी, और लोगों ने कहा रोटी वोटी तो पहले ही भूखे मर रहे हैं, चिंता नहीं है, लेकिन आज़ादी रहनी चाहिए। तो उन्होंने इंदिरा जी को हरा के जनता पार्टी पावर में 77 में आ गई थी। उसके बाद फिर जजों ने, क्योंकि 1976 में जब इमरजेंसी थी उस समय सवाल था
कि इमरजेंसी में क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं कि नहीं। 5 में से 4 जज ने कहा हो सकते हैं, इसका मतलब इमरजेंसी में कोई कानून लागू नहीं होगा। 5 में से 4 जज बोले कि फंडामेंटल राइट जो है वो छीन लिए जाएं, सस्पेंड कर दिए जाएं। हाँ, तो ये 1976 का एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला का बहुत ही बदनाम जजमेंट है। तो वो आपकी पुस्तक में वो है उसके बारे में? बिल्कुल है। और तो डॉक्टर सूरज सिंह ने उनकी जो समीक्षा करते समय आलोचनात्मक तथ्य दिए हैं कुछ? ऐसा है, इसीलिए टाइटल है हाउ वाइज हाउ अदरवाइज। मेरा मेन अप्रोच यह है कि ना तो भक्त बनो, दास बनो सुप्रीम कोर्ट के कि जो भी कहे आंख मूंद के मान लो, ना ही विरोध करो विरोध करने के लिए। देखो उन्होंने क्या कहा है और क्या इससे हमारे जो संविधान के गोल्स हैं वो आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं। बीच में एक जिज्ञासा आपके इन सवालों से निकल करके आई है। डिफेमेशन का केस जैसे आलोचना की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ही किसी फैसले की, तो डिफेमेशन का केस नहीं बनता है किसी आम आदमी जैसे आप आलोचना करें, मैं आलोचना करूं? वेरी गुड। मैंने एक चैप्टर ही लिखा है कि 3 तरह की कमेंट होती है। एक होती है रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग, एक होती है सर्वाइल कंफर्मिटी, एक होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 3 शब्द मैंने यूज किए हैं। सर्वाइल कंफर्मिटी का मतलब आंख मूंद के भक्त बन जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये तो जजेस हैं, है ना। उस अप्रोच को मैंने नहीं अडॉप्ट किया है। दूसरी तरफ होती है सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग बेकार बैठे हैं, मतलब वन शुड क्रिटिसाइज, वन शुड क्रिटिकली अप्रिशिएट, क्रिटिसाइज नहीं, एनालाइज करें, जिसको फेयर कमेंट बोलते हैं। और फेयर कमेंट डेफेमेशन में नहीं आता है। फेयर कमेंट का मतलब मेरा उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुधार हो, किस तरह से लोगों को फायदा हो। तो मेरा पर्पज यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर होने के नाते सारे को एनालाइज करके बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर रही है और किस लाइन में करना चाहिए। मेरा उद्देश्य कोई किसी व्यक्तिगत जज को आगे बढ़ाना या क्रिटिसाइज करना नहीं है। चलिए हम रोचक फैसलों की तरफ बढ़ रहे थे और 1-2 और रोचक फैसले आप बताना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत कंट्रोवर्सी रही अयोध्या टेम्पल के बारे में, तो वहाँ ये तो मैं पूछना ही चाह रहा था अयोध्या टेम्पल की। इसका आप मुझे पूरा का पूरा, थोड़ा सा आप चाहे 2 मिनट फालतू ले लीजिए, इसमें पूरा सही से जो हमारे दर्शक समझ सकें कि क्या बेस क्या लिया, आस्था को लिया गया या कानून की किताब को लिया गया। देखिए ऐसा है, मैंने अपनी क्योंकि 75 साल के जजमेंट है तो सभी जजेस को 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 तरह के जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक होते हैं जुडिशियल ब्यूरोक्रेट्स, एक होते हैं जुडिशियल पॉलिटिशियन और एक होते हैं जुडिशियल स्टेट्समैन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या। जुडिशियल ब्यूरोक्रेट वो होते हैं जो सरकारी अफसरों की तरह सिर्फ कागज को देख के, कानून को देख के, शब्दों को देख के फैसला दे देते हैं। ये नहीं देखते किस पे क्या असर होगा। कागजी जज, या जो अपने करियर की तरफ देखते रहते हैं कि भाई खतरा मत लो, जिससे प्रमोशन होता रहे वैसे करो, तो वो है जुडिशियल पॉलिटिशियन, जुडिशियल ब्यूरोक्रेट्स। कुछ होते हैं जुडिशियल पॉलिटिशियन कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये चीफ मिनिस्टर के फेवर में या अगेंस्ट है या प्राइम मिनिस्टर के फेवर में या अगेंस्ट है, उनको मैं बोलता हूँ जुडिशियल पॉलिटिशियन। और कुछ कम लेकिन होते हैं ऐसे जजेस जिनको मैं बोलता हूँ जुडिशियल स्टेट्समैन, यानी वो कुशल राजनीतिज्ञ जो ये देखते हैं कि भाई देश के लिए, समाज के लिए, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा। अपनी स्वार्थ पे नहीं जाते कि मुझे रिटायरमेंट के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी या मेरा सीनियरिटी आएगी कि नहीं, बल्कि वस्तुतः संविधान की जो सही वैल्यू है, फंडामेंटल वैल्यू है, वो क्या है। तो ऐसे कम हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर जो हैं इस तरह के जज थे, जस्टिस HR खन्ना इस तरह के जज थे। कुछ मामलों में मेरे दोस्त धनंजय चंद्रचूड़ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं, वो ऐसे जज रहे हैं। अयोध्या का जो फैसला है वो अगर सिर्फ कॉमन लॉजिक से देखें या लीगल लॉजिक से देखें तो उसके अनुसार नहीं है, लेकिन इन्होंने कानून से भी ज़्यादा बेहतर ये देखा कि राष्ट्र के लिए क्या सही रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ जुडिशियल स्टेट्समैनशिप। तो उन्होंने जहाँ एक तरफ, हालांकि सबूत बहुत ज़्यादा नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि भाई यहाँ मंदिर ही था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जजेज ने ये माना कि बाबरी का जो ढांचा था, विवादित जो ढांचा था, जिसे बाबरी मस्जिद कहते थे कुछ लोग, कुछ विवादित ढांचा बोलते थे मीडिया की रिपोर्ट्स में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसका गिराना इलीगल था। उसको गिराना इलीगल था तो गिराने वालों को सजा नहीं दी गई, ऐसा सुनते हैं हम जो है। वो सही बात है, गिराने वालों को, और वो, लेकिन वो इशू वहाँ नहीं था। कोर्ट के सामने इशू ये था कि वस्तुतः ये जो है प्रॉपर्टी राम टेम्पल को दी जाए या मुस्लिम भाइयों को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला कुल मिला के अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 13वीं शताब्दी के खंडहरों को देखते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को देखते हुए, यहाँ पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये है 1526 में बाबर आए, तो 1526 से पहले मंदिर था वहाँ, इसका मतलब मंदिर था। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी बात सिद्ध हो गई कि मंदिर था। हाँ, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो बढ़िया बात की वो ये कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और बनना भी चाहिए जी। इंडिया में ही राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या दुबई में बनाओगे जी। तो यहाँ तो बनना चाहिए। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी चुपचाप बैठी रहे, है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सबका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं हम अपनी परवाह ना करें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर बनेगा, लेकिन साथ ही एक बढ़िया बात की कि मुसलमान भाइयों के लिए हम अलग से कुछ एकड़ जमीन दे देते हैं, और वो दी 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन दी। अगर वो मुसलमान भाइयों को कुछ भी ना देते और सिर्फ मंदिर की करते तो मैं सोचता एक तरफा है, लेकिन उन्होंने आगे तक सोचा कि यहाँ सामंजस्यता बनती रहे। इसी को मैं कहता हूँ आगे तक सोचना कि राष्ट्र के कल्याण के लिए। चलिए, वो फैसला मतलब अच्छा रहा आपकी दृष्टि में। और इस पुस्तक के बारे में तो हमारी चर्चा लगभग मतलब ये है कि जो फैसले अभी तक आए 75 सालों में, और डॉक्टर सूरज सिंह ने विस्तार से इस पुस्तक में उनको पिरोया है। पुस्तक आप बता ही रहे हैं कब तक आएगी? जनवरी में आ जाएगी। इसी महीने में ये पुस्तक जनवरी में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक के बारे में आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है उपयोगी रहेगी वकील साथियों के लिए भी। महेश जी धन्यवाद। ये वकीलों के लिए भी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और जजों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।